अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नजम और यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। यानी आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और हम एक बार फिर हाजिर खिदमत हैं आपके लिए मज़े मज़े की बातें लेकर। और आज की जो बातें हैं वो बस बातें ही बातें हैं, क्योंकि ख़बर ये आ रही है लद्दाख में बहुत ज़ोरों की लड़ाई शुरू हो गई है और अनकरीब जो है इंडिया से ख़बरें आने लगेंगी कि भाई माफ़ कर दो। मैंने माफ़ कर दो यार, मैंने रज़ा लद्दाख का इलाका छोड़ दिया है, मैंने छोड़ दिया है। क्योंकि पाकिस्तान होता तो अभी तक तो उनका चैनल जो है वो सफ़े मातम बिछा हुआ होता कि ये पाकिस्तानियों के ऊपर हमें एतबार नहीं है, इन लोगों ने हमारे मुल्क पे कब्ज़ा कर लिया और ये कर लिया वो कर लिया। लेकिन चाइना के ख़िलाफ़ तो बोल ही नहीं रहे। भाई चाइना में अब वो ये सोच रहे हैं कि भाई चाइना की प्रोडक्ट का बाइकाट कर दें, चाइना का सामान ना ख़रीदें, मोबाइल फ़ोन ना ख़रीदें, ये नहीं ख़रीदें वो नहीं ख़रीदें। लेकिन मसला ये है कि इंडिया की जो कंपनी है शॉमी या मी मोबाइल है शायद उनकी, और काफ़ी दूसरी मोबाइल कंपनी है जिनके पार्ट्स वगैरह सारा कुछ तो चाइना से आता है। तो आप क्या क्या ख़रीदना छोड़ोगे हैं? हर चीज़ ठीक है ना। मोदी साहब की तंबाकू, मोदी साहब का पीले रंग का शलवार कमीज़ जो है, जो अक्सर पहने रहते हैं, उनका शायद जो कुछ भी है खैर उनका पसंदीदा कलर है, तो वो कपड़ा भी बाहर से आता है चाइना से। चाइना से मोबाइल फ़ोन आते हैं। अब 5G टेक्नोलॉजी जो है वो तो चाइना ने ख़रीद ली है। पूरी दुनिया अब चाइना से ख़रीदेगी, अपनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं कर सकती, चाइना की करेगी। पहले तो ये मोनोपोली चलाई हुई थी ना कि भाई गाड़ी हमने बनाई है तो गाड़ी की टेक्नोलॉजी हमारी है, तो कोई और गाड़ी नहीं बनाएगा, जो गाड़ी बनाएगा वो हमें भत्ता देगा। ठीक है ना। अब 5G चाइना के पास है, आपने 5G अपने मुल्क पे लगानी है तो आप चाइना को जो है हर साल जो एक बड़ी रकम जो है पैसे दिया करोगे चाइना को, और चाइना मज़े से जो है फ्री फंड में मज़े किया करेगा पैसों के। तो ये है सारा, पता नहीं कौन है खैर। तो ये है हमारे पता नहीं कोई सियासी पार्टी के हैं, वो बेचारे सुबह से तंग कर रहे हैं हमारी पार्टी के ख़िलाफ़। तुमने कैसे कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हम तुम्हारी लता काट देंगे। मैंने कहा यार कौन, मैं तो जो है ना अल्लाह भाई माफ़ कर दो भाई, मुबश्शिर लुक़मान का प्रोग्राम सुन के मैं तो बातें करता हूँ, शायद मसूद को सुन के करता हूँ, मैं तो कामरान ख़ान को सुन के करता हूँ, और मैं तो जावेद चौधरी साहब की बातें ज़्यादा सुनना पसंद करता हूँ। उनके जो वो शुरू में जो उनका जो होता है ना इब्तदाई जो कलमात होते हैं उनके, वो इतने मज़े के होते हैं कि सिर्फ उन कलमात की एक अलग उनकी वेबसाइट बनी हुई है जिसमें वो शुरू के हिस्से कहते हैं, शुरू के 5 मिनट के जब वो तमीद बांधते हैं किसी मुल्क के ख़िलाफ़ या किसी नहीं मुल्क के ख़िलाफ़ तो नहीं, खैर जावेद चौधरी साहब ये आमतौर पे जो हालात चल रहे होते हैं उसी के मुताबिक बात कर रहे होते हैं। हम भी वही ज़ाहिर बात दिन भर जो टीवी पे आ रहा है वही हम बोल देते हैं अपने अंदाज़ में, अपने कॉमेडियन अंदाज़ में बोल देते हैं, जिसमें थोड़ा सा लोगों को एंटरटेन भी करते हैं। और लोग जो है चलते फिरते जो है कान में जैसे रेडियो एक दफ़ा कमेंट्री लगा के सुनते थे, इस तरह आजकल हमारे जो है ये बातें सुनते हैं जिसमें हम इंटरटेन करते हैं। असल मकसद तो ये ना कि लोगों का जो वो टाइम गुजर होता है ना बोरियत का, उस बोरियत के टाइम को जो है आपको अच्छा गुजारने के लिए बाज़ दफ़ा लंदन में ट्रेन जो है वो बाज़ दफ़ा घंटा घंटा लेट हो जाती है, तो हमारा प्रोग्राम लोग देख रहे होते हैं बैठे हुए, जो पाकिस्तानी है जो ब्रिटिश है वो अपने ब्रिटिश के इंग्लिश के बारे में कुछ देख रहे होते हैं। इस तरह जिसकी मर्ज़ी। वैसे अच्छा खासे हमारे पास कई लाख जो है व्यूवर पहुंच गए, हमारे सब्सक्राइबर भी अच्छे खासे हो गए। तो खैर चल रहा है मामला। और वीडियो बनाने से एक चीज़ तो होती है कि भाई सारी ज़िंदगी यूट्यूब पर से हटती तो है नहीं वीडियो, चैनल बैंड हो जाए तब तो शायद हट जाए, लेकिन ये है कि हमारी वीडियो चलती रहती है और कॉपीराइट का मसला भी कभी कभी आता है। वैसे कोशिश करते हैं, क्योंकि होता ही है कि जब आप यूट्यूब का अगर कोई चैनल आप बनाना चाहें, और जैसे कि मैं बैठा हूँ सामने बैठ के जो है मैं बात कर रहा हूँ, इस तरह की वीडियो जो है कॉपीराइट नहीं होती। उसकी वजह ये कि उसमें तो मैं खुद ही बैठा हुआ हूँ। लेकिन अगर आप जैसे ये कि गिलास इस्तेमाल करें, या ये है कलौंजी आजकल हमारे यहाँ टेबल पे रखी होती है ना, क्योंकि कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस हमारे यहाँ दुनिया में एक ही इलाज है, चाहे दुनिया में इजाद हो या ना हो, लेकिन कलौंजी सारा इलाज करती है। यानी हमारा मुल्क तो भाई हमारा पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और हमारा जो है कीनिया, ये एक ही नस्ल के लोग रहते हैं। और कोई भी दुनिया में बीमारी हो हमारे रोड पे उसका इलाज शुरू हो जाता है फ़ौरन फ़ौरन। कलौंजी के 72 इलाज हैं, 72 इलाज के बारे में उसे पता नहीं है। जो आने वाली जो बीमारी है ना उनका इलाज भी कलौंजी में ही होता है हमारे यहाँ। सबसे पहले हमारे इलाज निकलता है। कोरोना वायरस आए हुए कुछ घंटे हुए थे और फेसबुक पे आना शुरू हो गए टोट के, लहसुन पीस के, कलौंजी, यानी जितनी भी फ़ायदेमंद चीज़ें ना उन सारों को कहते हैं सब पीस पास के निगल लो, कोई ना कोई चीज़ तो काम करेगी आपको। जैसे कि दालचीनी है, दालचीनी फ़ायदा करती है। फिर ये है कि क्या कहते हैं, नॉर्वेजियन में खनील कहते हैं,
और स्वीडिश में भी खनील और डेनिश ज़बान में भी यही मेरे ख्याल से कहते हैं। और ये है कलौंजी, ये होते हैं प्याज के बीज। ये देखें ना, ये कलौंजी, ये कलौंजी, ये प्याज के बीज होते हैं। तो ये बहुत फ़ायदेमंद होती है, इसलिए कि वैसे तो प्याज खाना भी फ़ायदेमंद है एक हद तक, यानी खाने के साथ, बिरयानी के साथ थोड़ा सा प्याज खा ले। जैसे होटल में आप बिरयानी वगैरह खरीदते हैं तो उसमें थोड़ा सा प्याज वगैरह मिला के दर्द देते हैं। वैसे जो भी सब्ज़ी सस्ती होती है ना वो वही देता है। जिस ज़माने में प्याज 200 रुपये किलो होते हैं तो वो होटल में जो है बिरयानी के साथ प्याज नहीं देता, मूली दे देता है। बाज़ दफ़ा वो ककड़ी दे देता है। ककड़ी कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, किसको कहते हैं ककड़ी? ककड़ी, गुरका, लेटस नहीं, खीरा कहते हैं यार, खीरा कहते हैं, चले वो देता है, क्यूकम्बर। तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ें, कैबिज दे देते हैं अगर कुछ ना मिले तो। वैसे हमारे यहाँ तो सलाद महंगा है ना, तो हम कैबिज डालते हैं। कैबिज मीन्स वीतकोल। वीतकोल का मतलब, यानी वीतकोल तो नॉर्वेजियन डैनिश में कहते हैं। फिर उर्दू में क्या कहते हैं? हाँ, उर्दू में आप बताएं, उर्दू में क्या कहते हैं? बताएं कैबिज को उर्दू में क्या कहते हैं? उर्दू में कैबिज को बंद गोभी कहते हैं वैसे तो हम लोग, लेकिन बंद गोभी नहीं, असल नाम उसका कुछ है और है। उर्दू में बंद गोभी को क्या कहते हैं? वैसे तो हम जो चीज़ बंद है उसको बंद गोभी कह दिया, जो खुली है उसको खुली गोभी कह दिया। लेकिन ये है कि उर्दू में मैं आपको बता देता हूँ, उर्दू में कहते हैं करम कल्ला। आपने नहीं सुना होगा, करम कल्ला कहते हैं, ठीक है ना। उर्दू में जो लोग उर्दू जानते हैं, जो लोग, वैसे हमारे मुल्क की ज़बान हर आदमी को आती है, लेकिन ये कि ज़बान जो है ना वो वक्त के साथ साथ तब्दील होती है। वैसे तो हर 10 किलोमीटर के बाद एक नई ज़बान होती है। जैसे उर्दू है, आप हैदराबाद चले जाए अलग उर्दू है, सिंध चले जाए अलग उर्दू है, क्योंकि उनकी एक्चुअल जो उनकी ज़बान है वो कुछ और होती है। तो जब उर्दू बोलते हैं, उर्दू की खासियत है कि उर्दू में सारे अल्फ़ाबेट हैं, ठीक है ना। अरबी है, अरबी में भी अलीफ बे है, ठीक है ना। अरबी में अलीफ बे पे नहीं है, अलीफ बे ते है। सिंधी में अलीफ बे ते है, यानी सिंधी की वो जो है राइटिंग और अरबी की सेम है सिंधी में। और पश्तो में खैर मुझे नहीं पता, पंजाबी तो खैर उर्दू ही की तरह लिखी जाती है। तो वैसे तो असल में तो पंजाबी जो लैंग्वेज है वो सिख जिस ज़बान में लिखते हैं असल में वो पंजाबी है, और हमारे मुल्क के जो पंजाबी लिखते हैं वो उर्दू खुशखती में रहते हैं, यानी एक्सेंट में अरबी अल्फ़ाबेट में लिखते हैं। और उर्दू जो है, उर्दू की खासियत ये है कि उर्दू जो है वो अरबी में भी है, अरबी के अल्फाज भी हैं, पर्शियन के अल्फाज भी हैं, तर्किश के अल्फाज भी हैं। ये सारी ज़बानें मिल के ज़बान बनी। वैसे तो दुनिया की हर ज़बान जो है वो माहौल के हिसाब से तब्दील होती रहती है और नई नई चीज़ें आती रहती हैं। जैसे कि उर्दू है, उर्दू में नई चीज़ें नहीं आ रही, ठीक है ना। एयर कंडीशन आया, उर्दू में कुछ नहीं कहते उसे, इसलिए कि रखा ही नहीं, ठीक है ना। हम तो ज़ाहिर बात है बहुत ही, अभी ये बात हो ना, अब ये बात हो कि भाई दुनिया में ऐसे वैसे, तो वो हम जो क़िस्से सुनाएंगे ना वो बिल्कुल ही निराले होंगे। यानी हम बताने की कोशिश करते हैं बस हम ही अफजल हैं, बाकी और सब बेकार लोग हैं, बस हम ही हैं। हमारे पास टोटके हैं, हमारे पास हर चीज़ का इलाज है। किसी से बात करो, अंग्रेज़ों ने इतनी तरक्की कर ली, ये कर लिया। चलो, अब एक साहब से पूछा, पढ़े लिखे साहब, हम ही से सीखा है, हमने ही तो कैलकुलेशन ईजाद की है, ये किया। अरे भाई ईजाद की है तो आगे क्यों नहीं बढ़ाई? देखो दुनिया में इस वक्त हमारे एक टीचर थे यूनिवर्सिटी में, बड़ी अच्छी बात कही थी उन्होंने, और वही हम आपको फॉरवर्ड कर देते हैं आज, और आप भी गौर करें। वैसे तो चेंज हो गए मेरे ख्याल फिगर। हमारे टीचर कहते थे 1 से लेके 0 तक जो गिनती है उसी के अंदर दुनिया तरक्की कर रही है, उसके बाहर नहीं निकली। तो दुनिया ने तरक्की क्या की है? 1 से लेके 0 तक की काउंटिंग तो शुरू से ही है, उससे बाहर तो निकले नहीं। तो तरक्की क्या की है? दुनिया तो अपनी जगह पे खड़ी है, बस उस कैलकुलेशन में घूम रही है, और उसी से आप नई नई चीज़ें देख रहे हो, आप समझ रहे हो बहुत तरक्की हो रही है। कह लेगी ये तरक्की नहीं है, कह लेगी इस कैलकुलेशन से जब बाहर निकलोगे तो फिर पता चलेगा कि तरक्की होती क्या है। दुनिया बिल्कुल चेंज हो जाएगी। यानी आज से तकरीबन उन्होंने 25 साल पहले हमसे कहा था, यूनिवर्सिटी में लेक्चर उनका सुन रहे थे, तो वो ये कह रहे थे, मैथमेटिक्स के टीचर थे, और वो यही अपना बता रहे थे कि 1 से लेकर 0 तक जो गिनती है उसके अंदर ही हम घूम रहे हैं, हम उससे बाहर नहीं निकले। ये है। खैर वहाँ की बात हो रही थी इंडिया के लद्दाख के इलाके की, जहाँ पे जंग जारी है और अच्छी खासी जो है वो चित्रोल जारी है। मीडिया खामोश है, इंडिया का सांप सूंघ गया है,
कुछ दिन पहले तक तो बड़ा उछल उछल के बोल रहे थे, पाकिस्तान को बुरा भला कह रहे थे। उन्हीं को देखते ही मुझे गुस्सा है। मैंने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, अब मैं ख़ुद वीडियो शुरू करता हूँ और मैं अपने दिल की भड़ास निकालता हूँ। लेकिन ये कि कुछ वो होते हैं, कुछ इंसान की तहजीब तमीज़ होती है, तो ये कि ढके छुपे अल्फाज में आदमी थोड़ा बहुत कह देता है। बाकी ओपनली हम किसी को और के ख़िलाफ़ क्या कहें? हमारे अपने इतना माशाल्लाह से मवाद मौजूद है कि हम उनको क्या कहें? ठीक है ना, हमारे अपने इतनी सारी कहानियाँ हैं कि हम पड़ोसियों क्या कहें। वैसे भी इस्लाम में पड़ोसियों के बहुत हुकूक होते हैं और उन्हीं हुकूक का ख्याल रखते हुए जो है हमने उनको छोड़ दिया है। बस इतना ज़रूर कहा था कि जब वो कोई अल्फाज कहेंगे तो उसका रिप्लाई ज़रूर कहेंगे। वो जो नाक से आवाज़ निकालती है ना, कबूतर आ गया, चींटियाँ आ गई, ये आ गया, तो मैंने उस पर कहा था कि भाई हमारे यहाँ चींटियाँ जो हैं वो भी एजेंसियों का काम करती हैं। खैर, लेकिन हर काम हम बाहर ही करते हैं, बाहर के लोगों को ही पकड़ते हैं। अपने लोग तो बैग उठा के निकल जाते हैं पूरा मुल्क को लूट के, हम उनको नहीं पकड़ते। उनके जाने के बाद, यानी याद आई तेरे जाने के बाद, तेरी याद आई, ठीक है ना। जैसे नवाज शरीफ है, सारा सामान ले गए, यानी टीवी पे दिखा रहे हैं कि एक आदमी जो है ना उछलता कूदता जो है ना पहल दूज खेलता हुआ जो है जहाज़ में चढ़ गया। टीवी पे दिखा रहे सब कुछ, जब जहाज़ चला गया तो फिर बोलना शुरू कर दिया। ये तो ठीक थे, इनकी कोई कलच प्लेटें ख़राब नहीं हुई थी, बिल्कुल ठीक थे, बेवकूफ़ बना रहे थे। लेकिन ज़ाहिरी बात है, डॉक्टर जो है वो भी आजकल जो है आपको जाली सर्टिफिकेट दे देता है और उसी सर्टिफिकेट पे आप अदालत में जमा कराते हैं। अदालत जो है, ज़ाहिरी बात है, इस्लाम तो अंधा होता है। वो जो पट्टी बंदी होती है ना, वो तराजू लिए हुए होती है, इंसाफ को पट्टी बंदी होती है, वो तराजू बिल्कुल ऐसे लिए पकड़े खड़ी होती है जैसे आपने इंडियन इस्लाम का ये जो है क्या कहते हैं, इंसाफ का तराजू फिल्म देखी थी ना आपने, वो बिल्कुल उसी तरह तराजू लिए खड़ी होती है। उसे पता ही नहीं होता, आंखों पे तो पट्टी है। तो बस जज साहब की पट्टी होती है आंखों पे, कहने का मतलब है वो इंसाफ जो आंखें बंद करके करते हैं, वाकई आंखें बंद करके करते हैं। बस उनको कायल कर दो कि बाहर जो धूप निकली ये धूप नहीं है, ये रोशनी है, वो मान जाएंगे। चांद की रोशनी चांद की नहीं होती है, वो तो सूरज के अक्स पड़ रहा होता है। तो इसी तरह कोई ना कोई फ़लसफ़ा बघार के जो है और जिरा करके, और अगर इस्लामी क़ानून होता तो भाई साहब जो है ना टंगे हुए होते, अभी कहीं झूल रहे होते दरख्त के साए में। या वैसे तो यार मैं तो ये कहता हूँ भाई, अल्लाह ताला जल्दी से इनको जन्नत में आला मुकाम दे दे ताकि हमारी जान छूट जाए। यानी हम किसी ख़ास पर्टिकुलर को नहीं कह रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि जो आदमी बेईमान है, ठीक है ना। नवाज़ शरीफ को इसलिए कहते हैं कि उनके दौर में बहुत कुछ हुआ है, मेट्रो बनाई है, ठीक है ना। कितने लोग सफ़र करते हैं, 100 रुपये 200 रुपये या 100 रुपये का टिकट कौन लेगा और कौन सफ़र करेगा। उसी 100 रुपये में आप रक्शे में टैक्सी में 100 रक्शे में चले जाएँ, उतना ही फासला तय करती है जितनी वे तय करती है, ठीक है ना। जब वो गुजरती है तो मट्टी उड़ती है, फिर इलेक्ट्रिक से चलती है, तो क्या कहते हैं आप, पता नहीं कई अरब रुपए रोज़ का खर्चा है उसका। लेकिन ज़ाहिर बात है, लाहौर जो है बहुत बड़ा शहर है और करोड़ों की, कराची की तो थोड़ी सी आबादी है, लाहौर की बहुत ज़्यादा आबादी है, जिसकी वजह से वहाँ पे उन्हें ट्रेन देना पड़ गई। कराची की तो थोड़ी सी आबादी है, वहाँ पे ट्रेन किया, वहाँ पे तो कोशिश जारी है कि भाई हम दोबारा तांगे में आ जाए, ठीक है ना। ये है, अब देखें कब तक आते हैं। वैसे तांगों वाला ज़माना अच्छा, ना पोल्यूटेड होता ना कुछ होता, तो बल्कि मैं तो कह रहा हूँ पैदल वाला ज़माना भी अच्छा था, साइकिल वाला ज़माना भी अच्छा था। एक ज़माने में साइकिल पे दूध वाला आता था, आजकल मोटरसाइकिल पे आता है। आने वाले वक्त में वो भी रोज़ राइज में आया करेगा, क्योंकि जो बिजनेसमैन हैं उनकी तो चांदी हो रही है। बाकी बेचारे जो रोज़ के डेली वेजेस पे काम करने वाले हैं, जो लोग क्लार्क हैं, बैंकों में काम करते हैं, उनकी तो तनख्वाह बेचारों की इतनी नहीं होती और महंगाई हो रही होती है, लेकिन वो उनकी जगह रुकी हुई है तनख्वाह। लेकिन हमारे लीडरों की तो माशाल्लाह से भाई स्टार्ट, पहले इनकी तनख्वाह थी 70-80 हज़ार, फिर एकदम से 2 लाख हो गई थी, अब एकदम से 5 लाख हो जाएगी। देख लिएगा, नीरे फालतू लोग, आप असेंबली में बैठो, जिस कुर्सी पे बैठे होते हैं वो एक एक कुर्सी 10-10, 5-5 लाख रुपए की उसकी बनवाई होती है। करप्शन का पैसा सारा कुछ शामिल होता है ना, किकबैक वगैरह सब मिला के 10 लाख की एक कुर्सी पड़ती है और उस कुर्सी पे टांग रख के या टांगे खोले बैठा हुआ होता है। यानी बैठने से पता लग जाता है कि किस जाहिल बैकग्राउंड से आया है। और ये है, और बाकी औरतें जो बैठी होती हैं औरतों की सीट पे, वो इलेक्शन लड़के तो आती नहीं है, वो तो उन्हीं की कोई बीवी होती हैं या उनकी जानने वाली होती है, वो उन्हीं को सीट देते हैं। और वो अगर आप इनके बातों से अंदाज़ा लगाएं तो वो पता चल जाता है कि भाई क्या है, कहाँ से ताल्लुक़ है और कितनी तालीम है इनकी। और वैसे
ज़ाहिर बात है अक्लमंदी के लिए तालीम होना ज़रूरी नहीं है, तालीम के अलावा भी बहुत अच्छी अच्छी अक्लमंदी के लोग बातें करते हैं और क्या कहते हैं, बस उनको सिर्फ एक चीज़ का पड़ा होता है। उनका पर्स देखो, 10 लाख रुपए का पर्स है, 5 लाख रुपए का चश्मा है, 10,000 रुपये की लिपस्टिक लगाती, ये लगाती हैं, बाहर आती हैं और उनसे पूछ लो पाकिस्तान कौमी तराना तो मुंह खुल जाता है। कभी स्कूल ही नहीं गई हुई होती हैं, बाहर के स्कूल गई हुई होती है ना, वहाँ कौमी तराना नहीं होता। एक साहिबा ने तो बाहर आके कहा कि आप मुझसे सवाल तो कर रही हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है मैं तो ऑक्सफोर्ड में पढ़ के आई हूँ, तो वहाँ पे कौमी तराना तो नहीं बताते, तो मुझे क्या। अरे भाई उल्लू की पट्टी, अगर ऑक्सफोर्ड में पढ़ के आई हो तो फिर तुम्हें पाकिस्तान में पाकिस्तान में हमारे सरों पे क्यों बैठ गई हो आके। उन्हें जब पाकिस्तान के माहौल का ही नहीं पता, सॉरी टू से मैंने उल्लू का पट्टा कहती है, कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उल्लू का पट्टा कोई गाली नहीं है। उल्लू का पट्टा है नहीं, तुम्हारे ऊपर वाले भी उल्लू थे जिन्होंने तुम्हें पढ़ाया है, वो भी ऑक्सफोर्ड में। अगर लीडर बनाना था तो मुल्क में उड़ती। हमारा लीडर वो होना चाहिए जिसकी तालीम हमारे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हो, तभी तो उसे पता लगेगा लब्बे आती है लब्बे जाती है, या वो लब्बे आती है लब्बे जाती है तमन्ना मेरी। ये जो हम स्कूल में पढ़ते थे, दुआ बन के तमन्ना मेरी, कौमी तराना नहीं आता, ये नहीं आता, फिर अल्लामा इकबाल को शेर सुन लो, वो भी नहीं आता, कुछ नहीं आता, कुछ आते ही नहीं। अलिब्बे सुन लो, नहीं मैंने तो इंग्लिश में पढ़ा है, मैं अलिब्बे मुझे नहीं आती, मैंने तो सब इंग्लिश में तालीम हासिल की है। अरे भाई तो तुम वहीं रहो, हमारी जान छोड़ो मुफ्ते। और ये कि पाकिस्तान में मैं तो कहता हूँ कि इसी तरह ही होना चाहिए। ज़रा आप 1 मिनट रुके, मैं खैर हम बात कर रहे थे कि हमारा लीडर जो है, हमारा सरबराह जो है, कम से कम उसकी तालीम तो होनी चाहिए ना, अच्छी तालीम हो, सब कुछ हो, ये है। तो खैर देखें कब ये मुल्क ठीक होगा और कब हम ठीक होंगे। वोट तो हम ही देते हैं, हम ही लाते हैं इनको, हम ही भुगतते हैं, ज़ाहिर बात है, और कौन भुगतेगा, हम ही भुगतान करेंगे इनका। तो बात ये हो रही थी कि भाई कोरोना वायरस से बचने के लिए सबसे आसान तरीक़ा है कि आप आधी चमची रोज़ाना कलौंजी खाएं और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ये तो टोटका है, टोटके में नुकसान तो होता नहीं है और खा लेने में कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। अगर कोरोना वायरस ठीक नहीं होगा तो कुछ और ठीक हो जाएगा, लेकिन कोई ना कोई चीज़ तो आपकी ख़राब होगी, जो काम नहीं कर रही होगी वो ज़रूर ठीक हो जाएगी, अल्लाह ने चाहा तो। बस ये कलौंजी खाएँ। तो खैर बात ये कर रहे थे, लद्दाख में जो है वो फुल कब्ज़ा कर लिया, उनका छोड़ने का इरादा नहीं है। ग्लोबल टाइम चाइना का अखबार है और जिसमें एक बहुत बड़ा आर्टिकल आया है जिसमें चाइना ने कहा है कि भाई हम इस इलाक़े में, जहाँ उनका अपना जो इलाक़ा है और जहाँ तक वहाँ है, वो अब बाउंड्री तामीर करने वाले हैं। और बाड़ उसको कहते हैं, वो जो लोहे की जो एक वो होती है ना, रस्सी डोरी टाइप की, वो बाड़ लगाएंगे इस दफ़ा। और उनका इरादा है कि वहाँ पे दीवार भी तामीर कर दें और फिर वहाँ पे जो उन्होंने अपनी 5G का टावर भी लगा दिए और क्या कहते हैं 10,000 उनकी फ़ौज भी आके बैठ गई है। ज़ाहिर बात है अब इतना ख़र्चा कर दिया है तो अब कैसे इतनी आसानी से तो नहीं जाएंगे। अच्छा खासा इंडिया, असल में मसला ये इंडियन जो थे वो चुपके इंडिया रोड बना रहा था वहाँ पे, और वो रोड जो थी वो चाइना के इलाके से गुज़र के और चाइना के बॉर्डर तक जा रही थी। वो सोच रहे थे कि हम रोड बना लेंगे, उसके बाद ये इलाका घेर लेंगे। उन्हें पता ही नहीं कि भाई सोच समझ के बात करते, आगे तुम्हारा दुश्मन भी है जो कि तुम्हें बताएगा। तो ये सारा अब चाइना से लड़ के दिखाओ, दिन रात तो पाकिस्तान, गिलगित हमारा है, आज़ाद कैसे। अरे भाई हमने तो पहले ही आज़ाद किया, तुम भी आज़ाद कर दो, मसला ख़त्म हो जाए। अच्छे दोस्तों की तरह पड़ोसियों से तो ताल्लुक़ात अच्छे होने चाहिए। हम जो ये पड़ोसियों के चक्कर में पड़े हैं, हमें जो एक तरीक़े से डिस्प्यूट मामला कर दिया, अगर नहीं होता तो हम असला क्यों ख़रीदते सारा। अगर कश्मीर इंडिया अगर हमें दे ही देते ना शुरू से, तो ना तो इंडिया का इतना ख़र्चा होना था आर्मी पे, ना हमारा ख़र्चा होना था। हमारे अभी हालात सही चल रहे होते और क्या कहते हैं, हमारे यहाँ भी हम सुकून का सांस ले रहे होते, हमारी इकॉनमी सारी हमारे अपनी तालीम पे और हमारे मुल्क को बनाने पे लग रही होती, बजाय इसके कि हम असला ख़रीदने में लगते और फिर उसमें बीच में जो लोग कमीशन माफिया है जो उसका अलग काम हो रहा है, ये है। और इंडिया का भी फ़ायदा होता है, इंडिया का भी 6 लाख फ़ौज तो कश्मीर में लगाई हुई है, सही ना। उनका खाना पीना कपड़े ये वो बेचारे आए दिन रो रहे होते हैं कि मैंने चने की दाल तो थी और गली भी नहीं थी, कैसे खाएं, पेट में रात को दर्द होता है,
फिर क्या कहते हैं, सोने में मुश्किल होती है, सब लोग जो है वो अलग अलग खीमा में सो रहे होते हैं, क्योंकि एक तो चने की दाल खिलाते हो, फिर बाद में नींद कैसे आएगी, फिर रात भर तो बेचारे बैठे रहते हैं कि ये क्या कहते हैं, ये चमेली की खुशबू आ रही होती रात भर। तो इस वजह से सर्दी बहुत होती है भाई। कश्मीर में किस तरह रहते होंगे बेचारे। हमें तो खैर कुछ नहीं है, हमें तो आज़ाद किया हुआ है, हमारा तो कोई मसला नहीं है। तो ये सारी बातें, पाकिस्तान में कोरोना वायरस फैला हुआ है, बढ़ता जा रहा है। जब तक इसका इलाज नहीं निकलेगा तब तक ये जो है ये मुसीबत जो है सरों पर आएगी, और दूर दूर 2-2 फुट 3-3 फुट दूर से लोगों से बातें करना पड़ेंगी। खैर दुकानें वगैरह सारा कुछ खुल गया, शॉपिंग सेंटर भी खुल गए हैं, और लोग उसी तरह जो है, असल में हमारे मुल्कों में डरते नहीं ना लोगों को मौत से नहीं डर लगता। ख़ास बात है ये, अल्लाह का एहसान है कि हमारे मुल्क में लोगों को मौत से डर नहीं लगता। 200 मार तो 200 पैदा हो जाएंगे, ये है। तो ये कि देखने में लग रहा है पाकिस्तान में कि किसी को फ़िक्र ही नहीं है, बस वो टीवी पे चीख रहे होते हैं, इंटरनेशनल मीडिया को दिखा रहे होते हैं वो हमें बड़ी फ़िक्र है, आवाम को कुछ नहीं होती। और जो टीवी पे बोल रहा होता है 2 फुट रहे, मुंह पे जो है वो मास्क लगा के रखें और ये रखें, बचाव की तरकीबें बता रहा होता है, वो खुद बाहर निकल के वैसे ही शॉपिंग कर रहा होता है, उसके घर वाले भी कर रहे होते हैं, उसे परवाह नहीं होती। बस वो अपना, हमने पूरी दुनिया को अपना टीवी दिखाना पड़ता है ना, तो हम वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि भाई हम कितने केयरफुल लोग हैं और कितनी हिफाजत करते हैं और कितना बचाव की तरकीबें करते हैं। अगर ये हरकत टीवी पे नहीं करेंगे तो फिर ज़ाहिर बात है अमेरिका के वीज़े नहीं मिलेंगे। भाई तुम लोग एहतियाती नहीं कर रहे हो, तुम लोग तो पूरा खुद ही एक वायरस का बम बने हुए और तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है हमारे मुल्कों में। तो बाहर भी तो जाना पड़ता है, इसलिए ये सारे ड्रामे किए जाते हैं और ख़र्चा भी किया जाता है। मीडिया को पैसे दिए जाते हैं कि भाई तुम इस किस्म का सिस्टम पैदा करो कि लोग बाहर समझे कि हम बहुत ही केयरफुल लोग हैं। तो ये है, और आज की ख़ास न्यूज़ तो बस यही थी। आजकल जो सबसे गर्म मामला है लद्दाख का। राइट साइड पे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर दबाएं और कमेंट्स में लिखें। और आजकल हम एक कैंपेन चला रहे हैं कि अभी पाकिस्तान में इस्लामी क़ानून होना चाहिए। अगर इस्लामी क़ानून अब नहीं आया ना तो पाकिस्तान नहीं बचेगा। हमें बहुत ज़रूरत है, इसलिए कि हमारे यहाँ सज़ा अदालत नहीं दे पा रही, क्योंकि अदालत वाले सज़ा नहीं दे सकते, क्योंकि उन्होंने कहा है कि भाई हम सब की वीडियो बनी है, हिल्टन होटल फ्रांस में सबकी वीडियो किसी ने कहा, वैसे तो पता तो नहीं है लेकिन कि हर आदमी शक में है कि कहीं हमारी बन ना गई हो वीडियो या हमारी हो ना। तो इस वजह से सब बेचारे खामोश बैठे हुए हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इस वजह से जो है इसका फ़ैसला जो है वो फ़ौजी अदालत हमारी हो नहीं सकती, क्योंकि जब फ़ौजी अदालत आती है तो डेमोक्रेसी याद आ जाती है कि भाई तो मैं फड़िया जाना है तो फिर मैं क्यों फ़ौजी अदालत को फेवर करूं। सही है ना, पूरा मुल्क बर्बाद। जब लूट रहे थे तो सब सो रहे थे, जब बेचारे चले गए तो सब जाग गए। अब मैं आपको बता देता हूँ, 5-10 साल बाद जो है दोबारा नून लीग आएगी और बिल्कुल ऐसे आएगी मजलूम बन के, और हम सब जो है ना, क्योंकि वो लोग तो मर चुके होंगे समझदार लोग, और जो नीचे के जो है जवान वो नए नए सियासत में आएंगे तो पिछली बातें भूल चुके होंगे कि भाई कौन कितनी बार भागी थी और कौन किसका इलाज ज़ियाउद्दीन में इलाज हो रहा था और किसको क्या कहते थे और किसको किस तरह छेड़ा जाता था। ये है, तो ये इसी तरह की न्यूज़ है, इसी तरह चलता रहेगा। वोट देते रहें, ये है। ख़बरों में भी लोग अब तो एहतजाज कर रहे हैं कि भाई जितनी बार हम वोट डालने जाते हैं वोट हमारा पड़ा हुआ होता है, तो पहले ही बता दिया करें भाई आप लोग अब वोट डालना है तो खामखा हम ख़बरों में से निकल के वोट डालने चाहें, हमारा तो वोट पहले ही ये लोग डाल देते हैं। तो उन बेचारों ने भी कहा है कि भाई आइंदा हम वोट नहीं देंगे, बेकार में टाइम ज़ाया होता है, लाइन में लगते हैं, परेशान होते हैं, और जब वहाँ तक पहुँचते हैं तो आधी लाइन से आधे लोग भाग जाते हैं कि भाई कितनी गर्मी है। वो भगा इसलिए देते हैं और परेशान इसलिए करते हैं कि जो लोग लाइन में खड़े वोट कम से कम लोग डालें और जो बच जाए फिर वो रात को ठक 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 ठप्पे लगा के अपनी मर्ज़ी के डालें। ये है, जबकि सबसे आसान तरकीब है कि हर जहाँ पे वोट डालते हैं वहाँ पे कैमरा लगा दिया जाए और कैमरा डायरेक्ट लाइव यूट्यूब पे दे दिया जाए कि पूरी दुनिया देखे बैठ के कि वोट किस तरह पड़ रहा है, क्योंकि अंदर ही तो गड़बड़ होती है। बैलेट बॉक्स से ऊपर होना चाहिए कैमरा। लेकिन बस ऐसा क्यों करेंगे भाई, ऐसा कानून क्यों पास करें जिसमें उन्होंने बेईमानी करने मुश्किल हो। ये इस्लामी कानून क्यों नहीं आ रहा है? इस वजह से नहीं आ रहा है कि जो लाने वाले हैं वही चोर हैं। भाई अगर मैं चोरी कर रहा हूँ तो मैं क्यों फेवर करूँगा, लेकिन अगर उनसे कहो कि भाई असेंबली में जो है बिल आ जाए और उसमें लिखा जाए कि आप इस्लामी कानून के हक़ में या ख़िलाफ़ हैं, तो सब हक़ में होंगे। उसकी वजह जो ख़िलाफ़ है वो काफिर है। जो या ख़िलाफ़ का मतलब ये है कि आप, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुरान होना चाहिए, अगर कुरान के आप ख़िलाफ़ होंगे तो आप काफिर हो जाएंगे। तो सबसे आसान है। और हमें 1400 साल पहले उस बंदे ने सोचा था कि यार ये कौम इस तरह की हो जाएगी, तो 1400 साल पहले उसने किसी की सज़ाएँ रखी थी। कत्ल की सज़ा कत्ल है, चोरी की सज़ा हाथ काट दो, ये कर दो।
लेकिन ये एक्सट्रीम सज़ा है। मकसद ये कि होता ये है कि भाई 3-4 दफ़ा आप पकड़े गए और आप मान नहीं रहे हो तो उसके बाद फिर हाथ कटता है। यानी इस तरह नहीं, जो लोग जो तो अपने उसमें के क़ानून को ख़त्म करने के लिए जो है मुंह बना के कहते हैं ख़तरनाक सज़ा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बात ये कि पूरा केस चलता है और इस्लाम में भी ये है, माफ़ी भी है। जिनके लोग मरे हैं उनकी आप खिदमत करें तो वो आपको माफ़ी दे देते हैं, या फिर उनसे कहें कि भाई आप क़सास ले लो या आप उनको क़ायल कर लो, तो वो रहम करके कर सकते हैं। लेकिन इनके सारा रहम फिर उनके हाथ में होता है जिनके यहाँ मर्डर हुआ होता है। तो ये बातें ये लोग नहीं बताती, ये लोग सिर्फ ये बताते हैं ये तो जुल्म है और इतनी ख़तरनाक सज़ा। भाई ख़तरनाक सज़ा नहीं, अमेरिका में भी तो वो जहर का टीका लगा देते हैं लिटा के, जो मान नहीं रहा होता और 150 कत्ल किए होते हैं उसको भी देते हैं। बहुत से अमेरिका के मुल्कों में। और एक और बात है, वो पढ़े लिखे मुल्क हैं, वो सज़ा ना भी रखे तो उनके यहाँ समझदार लोग हैं। हमारे यहाँ तो जंगली हैं। हमारे यहाँ तो सज़ा नहीं दोगे तो बाप अगर कातिल था तो बेटा भी किराए का कातिल बन जाता है। इसलिए कि ज़ाहिरी बात है, जहाँ जहाँ भट्ट साहब बैठे हैं वहाँ वहाँ जो है नोट चल रहे हैं, उनको पैसे दे दो, सज़ाएँ होती नहीं। सही ना। हमारे जो ये जज वगैरह जो हैं ठीक है, रेस्पेक्ट है उनकी, सब कुछ है, लेकिन हर आदमी को पता है कि बाहर जो मुंशी बैठा होता है वो सारा कुछ जोड़ तोड़ तय करता है। इसका क्या मतलब है? यानी कहने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, आप जज हो, आप समझते हो बहुत ईमानदार और सारा काम हो रहा है, तो आप किसी दिन खुद ही भेस बदल के आगे पेशी पे उसे टाइम लो, मुंशी से जाके भेस बदल के जाओ, आपको खुद पता लग जाएगा कितनी रिश्वत ले रहा है। लेकिन करना नहीं चाहते हैं, और जब कोई बोले तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया और तुम जज को नहीं कह सकते, इसको नहीं कह सकते। यार हमारे यहाँ हो रहा है, हमारे यहाँ हो रहा है, थानों में रिश्वत है, इसको तो कोई झुटला ही नहीं सकता ना। मैं इल्ज़ाम क्या लगाऊंगा? थाने में किसी का वो FIR कटवाने चले जाए, वो एक तो पक्की नहीं काटेगा और कच्ची भी काटेगा तो आपसे पैसे लेगा। किसी को पकड़ने जाएगा पैसे लेगा, आपकी गाड़ी ढूंढेगा तो वापस नहीं करेगा, पहले कहेगा पैसे दो फिर गाड़ी लेकर जाओ। ठीक है ना, 10 लाख की गाड़ी है तो 1 लाख खा जाएगा आपसे। ये है पुलिस का काम। कहते यानी आम तौर पे एक बात मशहूर है, कहते हैं जिस इलाके में चोरी डकैती ना हो रही हो ना, बहुत पीसफुल इलाका, वहाँ थाना बना दो, सारा काम शुरू हो जाता है। इसलिए कि जाहिर बात है वो दुकान अगर खोलिए तो उसमें ग्राहकों भी तो ज़रूरत होती है, तो ऐसे हालत पैदा करते हैं कि ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं। सही है ना, ये आम बात है। थाने बिकते हैं। ये जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट की जो सीटें होती हैं, कमिश्नर की, असिस्टेंट कमिश्नर, ये वो हर आदमी अपनी सीट ख़रीद के आके बैठता है। ये मुझे कि हर आदमी को पता है। ठीक है ना, बड़े वो आप निकलते हैं ना कि हो बस हम मुल्क ठीक नहीं निकलते हैं और हम ये हैं और हम वो हैं। यार बच्चे को पता है कहाँ जाना है, किसको पकड़ना है। एक दिन में निकलो सबको पकड़ लो उठा के, नहीं पकड़ना चाहते ना, नहीं पर सबूत होना चाहिए भाई। हमारे सामने यूं करके रिश्वत, अबे कौन बेवकूफ़ सामने लेगा? उससे पूछो कितनी तनख्वाह, उससे पूछो 10 साल पहले कहाँ रहते थे, क्वार्टरों में, और 10 साल बाद जो है महलों में शिफ्ट हो गए हो। ठीक है ना, यानी ऊपर से नीचे तक माले हराम जिंदाबाद हो रहा होता है। ठीक है ना, बाहर 5 लाख रुपए का जनरेटर चल रहा हो तो लाइट जाती है, जनरेटर चल पड़ता है तो उन्हें फिक्र ही नहीं, लाइट आए नहीं आए, जहन्नुम में जाए पब्लिक। मेरे घर में तो लाइट आ रही है, जनरेटर चल रहा है, फ्री का पेट्रोल मिल रहा है, सारी रात चलाओ तुम। भाई क्या कहते हैं वो, यूटिलिटी बिल तो उन्हें फ्री होती है, घर का किराया अलग मिल रहा होता है। अच्छा, घर का किराया मिल रहा है लेकिन रह रहे हैं अपने ही घर में, अपने ही घर को अपने आप को किराए पे दिया हुआ होता है। यानी एक भाई का घर है, उसने जो दूसरा भाई है जिसको घर का वो अलाउंस मिलता है, उस भाई ने अपने उस भाई को जो है, अगर किराया घर का अगर 50,000 रुपये है तो 2 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये लिखवाया हुआ है, यानी जितना वो हुआ है। और वो अपने ही भाई से किराए पे घर, किराए का एग्रीमेंट करके, और वो एग्रीमेंट जमा करा देते हैं कि इसका इतना किराया तय हुआ है, और अपने भाई को, यानी अपने ही घर अपने भाई के नाम से ख़रीदा हुआ है और उसी का किराया वसूल कर रहे हैं। ये है तरीक़ा। मुझसे पूछ लें, बच्चे से पूछें। सही है ना, ये इतना पढ़ लिख के, ऑक्सफोर्ड में पढ़ लिख के फ़ायदा क्या, जब आंखें बंद किए बैठे हैं, जब कुछ पता ही नहीं है। और एक आम आदमी को हर चीज़ पता है कि इस तरह होता है करप्शन। ये क्या है? ठीक है ना, एक गाड़ी मिलती है, 10 गाड़ियाँ कैसे हो जाती हैं? पूछो जाके उनसे। एक घर में एक गाड़ी, एक आदमी को, वजीर को एक गाड़ी मिलती है, 2 मिलती हैं, वहाँ 10 गाड़ियाँ हैं, 5 गार्ड खड़े हैं, पुलिस की 2 जीपें बाहर खड़ी हैं, ऐसे खड़ी हैं जैसे। अच्छा, फिर मेरी एक बात समझ नहीं आती कि अगर आप बहुत पॉपुलर हो, ईमानदार हो, तो आपको गार्ड की क्या ज़रूरत है? लीडर तो वो है जिससे सब मोहब्बत करते हैं, तो फिर गार्ड क्यों रखते हैं? गार्ड इसलिए रखते हैं कि बेईमान है, चोर है, उन्हें पता है कि लोग हमको मोहब्बत नहीं करते,
इसलिए गार्ड रखते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो हराम खाए बैठे हैं, लोगों का रोडें बनाई नहीं है, पानी लोगों के आता नहीं है, कोई भी उठ के जो है सर पे उठा के ईंट ना मार दे तो 4-4 गार्ड लेकर चलते हैं। यानी अब तो लोग आम कहते हैं कि जिस गाड़ी के पीछे पुलिस की मोबाइल जा रही हो, इसका मतलब है वो एक बहुत ही करप्ट आदमी जा रहा है आगे गाड़ी में बैठा, जिसके पीछे पूरी मोबाइल चल रही है। यानी मुझे कहने की क्या ज़रूरत है भाई किसी को, लेकिन ये है कि ये आम टीवी पे आप जो है रोज़ाना मुबशिर लुकमान का शो देख रहे होते हैं, जो कि PIA के राज फाश कर रहे होते हैं, लेकिन एकदम से जो है वो जो जहाज़ गिरा है, जिसमें शुरू में तो कह रहे थे कि PIA पायलट के ऊपर इल्ज़ाम लगाना गलत है और ये और वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, आज वही जो है पायलट पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ऐसे लगता है कहीं से फ़ोन आया है कि भाई पायलट पे रख दो वरना हम सब पकड़े जाएंगे और ये है और वो है, धमकी हमकी दी गई होगी, खामोश होकर बैठ गए बेचारे। बड़े अपने आप को कहते थे कि मैं तो छोड़ूंगा नहीं, मैं फट्टे चक दूंगा, लेकिन क्या फट्टे चकेंगे, उनके अपने फट्टे किसी ने चक दिए फ़ोन करके, सॉरी टू से। लेकिन ये कि खामोश तो हो गए भैया, तुमने बड़े PIA के राज फाश किए तो अब क्यों खामोश हो भाई। उस बेचारा पायलट को, उसकी फैमिली को लोग घर पे जा जा के कह रहे हैं कि तुम्हारे बेटे की वजह से जहाज़ गिरा है, हमारे ख़ानदान ख़त्म हो गया है। ये होता है, लोग शक की निगाह से देख रहे होते हैं कि क्या वो नशे में पायलट था, क्या था, जबकि हर आदमी को पता है पायलट जब जहाज़ चलाता है तो उसको क्लियरेंस लेना पड़ती है, और क्लियरेंस भी तो दी थी, उसको क्यों नहीं पकड़ा। जहाज़ की क्लियरेंस होती है, जहाज़ के इंजन दोनों ख़राब हो गए, अब कहते हैं जहाज़ नीचे ज़मीन से रगड़ गया था। अबे जहाज़ कभी रगड़ कैसे सकता है, जब पहिए नहीं खुले तो जहाज़ क्यों रगड़ेगा। क्रश लैंडिंग में जहाज़ को रगड़ के उतरता है, अगर पहिए वही ना खुलें तो फिर वो क्या कहते हैं एक्सेल वगैरह नहीं खुले तो वो फिर जहाज़ जो ऐसे उतारते हैं। लेकिन ये कि उतारने टच करने के बाद ज़मीन को दोबारा नहीं उड़ाते हैं कि उसे दोबारा उड़ाया फिर वो पंप करता रहा कि शायद खुदा के वास्ते पहिए निकल आओ, मैं कहाँ पे उतारूं। ये है, अभी बीच में पता है क्या कहते हैं, वो जहाज़, वो पायलट की बिनाई चली गई थी, वो समझा कि यहाँ पे जो विजुअल उसे नज़र आते थे, जैसे लोगों को साए नज़र आते ना, तो उसको साया नज़र आया कि भाई कराची एयरपोर्ट आ गया और उसने घरों के ऊपर जहाज़ उतार लिया। अभी ये भी आप सुनेंगे, यानी अगर झूठ बनते नहीं बनेगा ना, अगर अल्लाह ताला झूठ के ऑन स्पॉट सज़ा दे दे तो कोई आदमी झूठ ना बोले। लेकिन बस मैं तो कहता हूँ अल्लाह ताला से प्लीज़ थोड़ा सा आप दिखाओ तो इन लोगों को, जो लोग ये हरामखोरी कमीनगी कर रहे हैं ना, ये सब किसी जहाज़ में जा रहे हो, जहाज़ गिर जाए, यही हो सकता है। और लेकिन लोगों को ज़रूर पता चलना चाहिए कि सज़ा इनको किस चीज़ की मिली है, वरना वो भी जो है फिर बेगुनाह हो जाएंगे। तो इसलिए भाई इस्लामी क़ानून, यार इस्लामी क़ानून के बग़ैर हम नहीं चल सकते। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई ज़ाहिर बात है मेरी तो ऊपर की आमदनी है ही नहीं, मैं तो कहूँगा कि भाई इस्लामी क़ानून आ जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो बेईमानी का काम ही नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ बोलने का काम कर रहा हूँ। आजकल यहाँ वीडियो पे आ जाता हूँ और जो कुछ टीवी पे और हालात देखता हूँ उसके मुताबिक मैं बात करता हूँ। मैं कभी लिख के भी बात नहीं की कि लोग जो है ना बड़े बड़े फर्रे बना के लिख रहे होते हैं और कहानी सुना, मैंने भी कभी ऐसी बात नहीं की। ये तो वही बात हो गई कि भाई एक सरदार जी है, घर आए, कान से खून बह रहा था, बेगम ने पूछा कि भाई ये खून क्यों बह रहा है, तो सरदार जी ने कहा कि भाई वो वैगन में आ रहा था तो वहाँ पे कील थी, वो चुभती थी तो वो खून निकल आता था, तो वो बड़ी मुश्किल से आया। तो वो कह लगे भाई तुम किसी सीट बदल लेते, तो कह लगे वैगन तो खाली थी, पूरी सीट किससे बदलता। तो ये हमारे यहाँ सब के हाल कि भाई करप्शन अगर कर रहा था तो छोड़ो क्यों करना, क्योंकि सभी कर रहे हैं बैठे हुए, तो मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस वजह से इन लोगों का फिर ये बेईमानी का पैसा बेईमानी में ही जा रहा होता है। हर करप्ट आदमी आपको नमाजी परहेजगार मिलेगा 5 वक्त का, सच बात है, क्योंकि वो बड़ा खुश हो रहा था, खुशी में आदमी नमाजी पढ़ रहा होता है, सारे काम कर रहा होता है। खाली यही नहीं है कि जो नमाज नहीं पढ़ रहा तो वही दोज़ख में चले जाएगा, ये वो उधर मुल्ला डरा रहे होते हैं अपनी दुकान ये सब दुकानें हैं। मज़ार जो है बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है, सच बात है। आप ही लोग हैं ना पढ़े लिखे, ऑक्सफोर्ड कहाँ का पढ़े लिखे, दुनिया भर में, इंग्लैंड में बैठे हुए, इंग्लैंड की हर दुकान पे गल्ला रखा होता है जिसमें लोग कॉइन्स डाल रहे होते हैं। अगर मेरी बात कोई सुन रहा है ना, हमारे सलीम भाई बात सुन रहे हैं ना, तो आप ख़ुद बताएं कि हर टेक वे पे गल्ले रखे होते हैं 3-3 जिसमें हम कॉइन डाल रहे होते हैं, और फिर वो खाली हो जाते हैं, फिर रख दिए जाते हैं, फिर भर जाते हैं। वो पैसा कहाँ जाता है? जो बता के ले जा रहा है वो तो कह रहा है मस्जिद बनेगी। मस्जिद बन रही है या आधे खा जाते हैं? वो मस्जिद आखिर कंप्लीट कब होगी? 20-20 साल से टेक वे चल रहे हैं, गल्ले रखे जा रहे हैं, मस्जिद ना मस्जिद बन रही है और ना मस्जिद के इलाके के लोग जो है वो खुशहाल हो रहे हैं। तो भाई सबसे बड़ा गुनाह है कि अगर आप पैसे दे रहे हो और वो पैसा गलत काम में इस्तेमाल हो रहा है और आपकी बदौलत वो पैसा वहाँ पे जा रहा है, तो फिर बहुत बड़ा गुनाह है। अगर गलत काम में इस्तेमाल हो रहा है, आपको क्या पता कि किस काम में पैसा लग रहा है।
है, क्या पता मौलवी साहब जो वर्ल्ड टूर करने चले जाते हैं हर साल इतना पैसा जमा करते होंगे। और वो पैसे जाने का भी एक तरीक़ा है कि वहाँ पे जाके सारा पैसा एक जगह जमा होता है, फिर उसमें जो है थोड़ा सा तो बच्चों में बांट देते हैं और अपने अपने घर बना लेते हैं। घर में कालीन बिछ जाते हैं, LCD बड़ी बड़ी 100 इंच के TV खरीद। फजल रहमान को देख लें, वजारत नहीं मिली, कह रहा है मैं तो पूरा पाकिस्तान उधेड़ के रख दूंगा, मैंने वजारत क्यों नहीं मिली? मिलना चाहिए भाई। अब कश्मीर के वज़ीर थे, कश्मीर में कुछ हो ही नहीं रहा था, ना खबर आती थी TV पे ना कुछ। कश्मीर की वजारत थी जब तक कश्मीर जो खामोश था। जैसे वजारत ख़त्म हुई और नया आदमी आया, उसने जब सही तरीके से काम शुरू किया तो कश्मीर आज़ादी की तरफ पहुंच गया। एक तो मोदी बेवकूफ़ है, कश्मीर का मसला दबा दब इंटरनेशनल मार्ग क्या कहते हैं, पूरे इंटरनेशनल मीडिया भी कोई कश्मीर का जिक्र नहीं करता था। वहाँ पे झगड़े, फ़ौज भेज दी, कर्फ्यू लगा दिया, मार धाड़ शुरू की, इतना शोर मचाया कि इंटरनेशनल मसला बन गया। अब इंटरनेशनल मसला ऐसे बना है कि अब तो यूनाइटेड नेशन ही बोलना शुरू कर दिया ये मामला डिस्प्यूटेड है, जबकि मोदी से पहले कश्मीर का जिक्र नहीं होता था। क्योंकि एक तो एक इंडियन एजेंट हमारे यहाँ बैठा था जो कश्मीर का वज़ीर बना हुआ बैठा था, उसकी अच्छा आप इंडियन एजेंट नहीं है ना, आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि वो जो एजेंट है वो टोपी जो पहनता था उसका कलर जो इंडियन के झंडे के कलर की टोपी पहनता था, उससे ये बात जाहिर नहीं हो जाती कि वो इंडिया के साथ था। हमेशा पीली पीली पगड़ बांधता है, पीली वाली, उनका इस्लामी ड्रेस है ना, वही ग्रीन क्यों नहीं बांधते हैं, पीली क्यों बांधते हैं? सारे पीली बांधते हैं। वो ये इस चीज़ का इशारा देते हैं कि भाई वो ख़ास आदमी है उधर के। तो ये मोदी जी के साथ हैं या उनकी गवर्नमेंट के साथ हैं, उनके मोहब्बतें जो हैं उनके साथ हैं। अब वजारत चली गई तो अब कह रहे हैं कि या तो वजारत दो वरना मैं सारा खेल ख़राब कर दूँगा। खेलना है खेलो वरना अपने अपने घर जाओ भाई। बेचारे बहुत नाराज़ हो रहे हैं आजकल की वजारत नहीं मिली यार। हैरत है यार, हर साल में कोई ना कोई चक्कर चला के जो है और धमकी हमके दे करता था। खैर अब क्या धमकी देंगे, अब तो उस इलाक़े में वो दर्रा ही ख़त्म हो गया और अफ़गानिस्तान से मसला हल हो रहा है, जबकि ये लोग चाहते हैं मसला हल नहीं हो और वहाँ से खैरात आती रहे और उसको इस्तेमाल करते हैं। सबसे बड़े यानी इस्लाम के नाम पे आप सियासी पार्टी बना रहे हो, एक तो ये नहीं होना चाहिए। आप इस्लाम को इस्तेमाल करके सियासी पार्टी बना रहे हो यार, तो इस तरह से भी सारी सियासी पार्टियाँ क्या काफिर हैं? वो भी तो मुसलमान है ना। तो मज़हब का इस्तेमाल अब सियासत में ही, और जो आदमी मज़हब का इस्तेमाल मज़हब के नाम की सियासी पार्टी बनाता है वो तो उसको तो जेल में डाल देना चाहिए। वो तो गुनाह है, गुनाह है भाई, गुनाह है। वो आदमी काफिर है। आप सियासी पार्टी मज़हब के नाम पे बना रहे हो तो आपकी पार्टी में फिर क्रिश्चियन और दूसरे तो शामिल नहीं हो सकते ना। आपकी पार्टी जमात इस्लामी अगर है तो भाई क्यों पार्टी बनाई है? आपने कभी पार्टी बनाने के बाद ये तो नहीं कहा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करो, इस्लामी कानून ले आओ। आप कुरान शरीफ को मानते हो तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं मानते हो? अगर उसको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानते हो, नहीं के लफ्ज़ जहाँ पे भी आएगा आप काफिर हो जाते हो। मैं तो कहता हूँ असेंबली में बिल पेश कर देना चाहिए भाई, हम कुरान शरीफ का कॉन्स्टिट्यूशन एज ए कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और मज़े की बात है जो ना कहेगा वो काफिर हो जाएगा। देख ले पूरी असेंबली ख़िलाफ़ हो जाएगी। पता ही क्यों हो जाएगी भाई? हम नहीं यार, देखो इतनी मुश्किल से इतना ख़र्चा करके तो हम वज़ीर बनते हैं और फिर जब कमाने का वक्त आ रहा है तो हम नहीं खेल रहे भाई, ये बिल्कुल गलत है भाई। तुम इस्लामी कानून लाओगे तो फिर हम खाएंगे कैसे, ये करेंगे? अरे भाई कानून पे तुम लोग ही कानून ले आओगे कि भाई ये सारी सज़ाएँ ख़त्म कर दो और फिर रच के खाओ। इस्लामी कानून है नाम का, सऊदी अरब वाले लाओ ना यार। इस्लामी कानून की बात करो, वही इस्लामी सज़ाएँ चाइना में हैं। करप्शन करने पे मौत है। हमारे यहाँ जिस दिन हुई सब लोग इलेक्शन लड़ना छोड़ देंगे। आप शर्त लगा लो मुझसे, इलेक्शन ही लड़ेंगे राइट साइड पे। अच्छा अगर आप इस्लामी कानून चाहते हैं ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में लिखें कि आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ठीक है ना, ताकि पता चले कि भाई आप इस चीज़ को फेवर करते हैं या नहीं करते हैं। मैं देखें इसलिए कह रहा हूँ कि देखें अब इसके अलावा कोई नहीं, देखें ना जब अदालतें सज़ा नहीं दे रही, आप खुद देख लें, ठीक है ना। नवाज़ शरीफ लूट के भाग गया। अब नवाज़ शरीफ, जिन लोगों को नवाज़ शरीफ अभी भी पसंद है उनको तो मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, ज़ाहिरी बात है, लेकिन उनको ये बात तो समझ में आनी चाहिए कि मुल्क में ठीक है चलो नवाज़ शरीफ नहीं, उसने नहीं किया, लेकिन ये कि मुल्क ठीक क्यों नहीं हो रहा है? आप खुद बताएं ना। मुल्क से कर्ज़ा लेकर आप ट्रेन चला रहे हो, पार्क बना रहे हो, सफाइयाँ चाइना की कंपनी को झाड़ू देने। हमारे मुल्क में क्या कहते हैं 23 करोड़ की 22 करोड़ की हमारी आबादी है और हमारे यहाँ झाड़ू देने के लिए चाइना से मंगाया जा रहा है कि भाई कोई बहुत बड़ी जैसे कोई साइंसी
कोई ईजाद है झाड़ू देना, यानी सफाई करना कोई बहुत ही टेक्निकल और कोई एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है उसके लिए कि सफाई कैसे करें हैं। तो ख़ास प्रोग्राम बनाना पड़ता है कि हम चाइना से सफाई करवा रहे हैं। यार हद हो गई यार, लख लानत है ऐसे हुकूमत पे जिन्होंने उन लोगों पे जिन्होंने ये सोचा कि भाई चाइना की कंपनी से सफाई करवाएं। मैं तो कहता हूँ आपने हाईवे उससे क्यों बनवाया, तुर्की की